स्वागत है दोस्तों आपके अपने नेचर आर्ट क्लास में। मैं रवि प्रकाश आज आप लोगों के लिए प्रागैतिहासिक काल का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो डाले हैं जिस पे आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और अब इसी के क्रम में जो है हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो जो यह प्रागैतिहासिक काल है यह मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों अब आते हैं पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल को हम मेगालिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो इसका समय रहा है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व। दोस्तों यह पूरे ओवरऑल अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल यानी कि जो पत्थरों का काल है उसी को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक हमने नाम लिखा है रॉबर्ट ब्रूसफुट। जो यह रॉबर्ट ब्रूसफुट थे यह भारत के पहले ऐसे विद्वान थे। इन्हीं के शोध के आधार पे यह पूरा प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। यही विद्वान है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्हीं का जो है शोध का आधार बना के इन कालों का कालखंड का विभाजन किया गया। अब जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1963 ईस्वी में मद्रास अर्थात चेन्नई के निकट पल्लावरम में प्रस्तर पाषाण औजारों की खोज की थी। जो यही रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं का जो है पूर्व पाषाण काल से इन्हीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट यही जो है मद्रास के निकट पल्लावरम में पाषाण औजारों की खोज किए थे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में मानव का नाम, मानव को हम पूर्व पाषाण काल में क्वार्टिजाइट के नाम से पुकारते थे। क्वार्टिजाइट अर्थात जो पत्थर और हड्डी के बड़े औजार बनाए जाते थे उनको हम क्वार्टिजाइट कहते थे। और वह जो औजार थे, जो हथियार थे, उसका उपयोग पूर्व पाषाण काल का मानव करता रहा। उसी के आधार पे इसका नाम जो है क्वार्टिजाइट के नाम से इसको पुकारा गया। अब इसके क्रम में पत्थर तथा हड्डी के भद्दे औजार। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था उसको ज्ञान तो था ही नहीं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इधर उधर भटकता रहता था। तो बहुत भारी भरकम जो है वह हथियारों को बनाता रहा, खासकर पत्थर और हड्डियों के। और जो इसमें अगली पॉइंट है आग की खोज। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। पूर्व पाषाण काल में आग की खोज जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय इसका माना जाता है। और चूँकि अब हम लोग चित्रकला पढ़ रहे हैं, कला पढ़ रहे हैं, तो ये हमें कॉन्सेप्ट के लिए जो है ये सारी चीज़ों को बारी बारी से लिखा है। हालांकि अगर हम पूर्व पाषाण की चर्चा करें तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट और ये जो क्वार्टिजाइट के नाम से मानव को पुकारा गया और पत्थर तथा हड्डी के भद्दे औजार वह बनाता रहा और साथ में वह किसकी खोज कर ली? आग की खोज कर ली। और इसमें पूरा पाषाण काल में हमको चित्रकला के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें यही जो 1, 2, 3, 4 पॉइंट ये पूरा पाषाण काल है। अब इसी के क्रम में जो है हम आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में हम मीसोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं, जिसका समय रहा है 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ लेते हैं।
पहला तो इसमें हमारा पॉइंट है संक्रमण काल या संधि काल। दोस्तों ये जान जाइए कि जो मध्य पाषाण काल है इसका कोई बहुत उल्लेख हमको नहीं मिलता है, इसलिए इसको जो पूर्व पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है उसके बीच का एक कड़ी माना जाता है, जिसको हम संधि काल या संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। बहुत विद्वान तो सहमत ही नहीं है कि जो है मध्य पाषाण का भी काल रहा है, वो इसको जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जोड़ के इसको रखते चले आए हैं। अब इसमें हम जो है हम पढ़ लेते हैं संक्रमण काल या संधि काल, यानी कि यह दोनों कालों के बीच का जो समय था इसे हम संधि काल या संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। अब इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है छोटे औजारों का प्रयोग। अब यहाँ देखिए यह जो है पत्थर तथा हड्डी के भद्दे यानी बहुत बड़े बड़े औजार बनाता था, उसकी अपेक्षा यहाँ पे औजार को थोड़ा छोटा कर लिया। इसके क्रम में दाह प्रक्रिया प्रारंभ किया। जो मध्य पाषाण काल का मानव था, दाह प्रक्रिया जो है यहाँ से मध्य पाषाण काल में प्रारंभ करना शुरू किया। अगला पॉइंट है जो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य। अब इसमें महत्वपूर्ण एक विषय रहा कि वह जो आदिमानव था, जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था, वह पशुपालन भी करना जानता था। अब यहाँ पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ यहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन विधिवत रूप से अगर बात की जाए, विधिवत रूप से पशुपालन जो है नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर रहेगा मध्य पाषाण काल। अब विधिवत रूप से अगर पूछेगा, हालांकि इस टाइप के प्रश्न कला में पूछे नहीं जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट के लिए आपके ये चीज़ें बता रहे हैं। अब यह आपका रहा मध्य पाषाण काल। और एक हमारी गुफा है भीमबेटका। भीमबेटका गुफा को बहुत से अत्यधिक विद्वानों ने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही इसको रखा है। अब हालांकि जब भीमबेटका हम पढ़ेंगे तो आगे इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब आते हैं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। और यह जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में ही मानो चित्रकला के प्रति उसका रुझान आया, और नवपाषाण काल से ही वह चित्रकला का प्रारंभ किया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जो नवपाषाण काल है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब हम चर्चा कर लेते हैं पॉइंट वाइज। नवपाषाण काल का मानव जो है बस्तियों में रहना प्रारंभ किया। वह उसके जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन हुआ। और वह क्या किया, पहले पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में वह शिकार के टोह में शिकार के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था। तो जो है ना वह बस्तियों में रह पाया, ना उसका स्थायी घर हो पाया, ना अपने जीवन का कुछ और वो विकास कर पाया। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो नवपाषाण काल में मानव क्या किया, बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया। अब जब बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया तो उसका एक अस्थायी निवास भी बन गया, जो कि छोटे छोटे घास भूस के जो है वह झुग्गी झोपड़ी बनाया। तो अस्थाई जब जब बस्तियां वह बनाया तो वहाँ पे अस्थाई निवास भी अपना बना लिया। अब इसी क्रम में जो है कृषि की खोज किया। अब मानो क्या किया, जब उसके जीवन में अस्थायित्व आ गया, स्थिरता आ गई, तो वह क्या किया, कृषि की भी खोज कर ली। और जो कृषि की खोज के अंतर्गत जो यह गेहूं है, यह गेहूं जो है मानव ने सर्वप्रथम पहले ही उगाया था। उसके बाद उसने जौ को उगाया, फिर उसने चावल की खेती करना प्रारंभ किया। तो यह रहा कृषि की खोज जिसमें जौ, गेहूं और चावल आदि जो है फसलें की उपज वो करता रहा। अब इसी क्रम में
सर्वप्रथम पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग। मानव क्या किया, यहाँ पे नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव जो है सर्वप्रथम पत्थर की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया, क्योंकि उसके जीवन में जब इतने सारे परिवर्तन हुए तो उसकी समझ और बढ़ी और वह एक कुल्हाड़ी को बनाया, और यह इसका बहुत प्रथम योगदान माना जाता है नवपाषाण काल के अंतर्गत कि उसने पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। अब इस क्रम में चमकीले नुकीले हथियारों का प्रयोग, वह क्या करता था। अब यहाँ देखेंगे औजार भद्दे थे, जब हम पुरापाषाण काल में आएंगे बहुत बड़े बड़े बहुत भद्दे मोटे औजार बनाता रहा। यहाँ जब आया तो यहाँ क्या किया, यहाँ थोड़े औजारों को छोटा कर लिया। लेकिन जब नवपाषाण काल में आया मानव, अर्थात उत्तर पाषाण काल में आया, तो क्या किया, पत्थर चमकीले नुकीले जो है पत्थरों को खूब घिस घिस कर पत्थर के जो है चमकीले व नुकीले हथियार का भी प्रयोग करने लगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है पहिए का आविष्कार। दोस्तों उत्तर पाषाण काल में जो मानव था वह पहिए का आविष्कार कर लिया, और जब पहिया का आविष्कार किया तो उसके जीवन में एक नई क्रांति आ गई। तो जब पहिया का आविष्कार किया अर्थात वह एक बैलगाड़ी भी बनाना जान गया, जिसमें बैलों को और जो उस समय के भैंस होते थे उसको बांध कर जो है यातायात भी शुरू किया। खेती में उसको थोड़ी जो है सुलभता हो गई, तो वह पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। अब नवपाषाण काल के अंतर्गत जो हमारी अगली पॉइंट है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कर लिया। चाक अर्थात जो कुम्हार है जो घुमाता है, जिसमें मिट्टी को रख कर घुमा के सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, तो वह क्या कर लिया, मानव अच्छे बर्तनों को भी बनाने लगा, अर्थात चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, यानी कि सुंदर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी आविष्कार भी नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत हुआ। अब अगला हमारा पॉइंट है व्यवस्थित पशुपालन। अब यहाँ पशुपालन के सिर्फ प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थित पशुपालन का जो प्रारंभ जो है उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के अंतर्गत किया गया। अब दोस्तों जो हमारी अगली पॉइंट है प्रथम पालतू पशु। जो मानव था, मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता रहा है। कुत्ता तो एक तो शिकार की दृष्टि में सहायक रहा, दूसरा घर की रखवाली में भी। अब अगले क्रम में उत्तर पाषाण काल के मानव का प्रधान केंद्र बेलारी था, क्योंकि अब मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव इधर उधर शिकार की खोज में भटकता रहता था। जहाँ गया, जहाँ गुफा पाया वहीं रह लिया, जहाँ वृक्ष है तो वहीं रह लिया। लेकिन यहाँ जब अस्थायी निवास बनाया तो प्रधान केंद्र अपना कहाँ बनाया, बेलारी। यहीं से जो है बेलारी से ही जो है उत्तर पाषाण काल के मानव का जो है प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। अब अगले जो है क्रम में उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का आरंभ माना जाता है। जो उत्तर पाषाण काल है वहीं से जो है चित्रकला का आरंभ माना जाता है, जिसमें हम मिर्ज़ापुर और बांदा, अब हम मिर्ज़ापुर से यहीं शुरू कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल छोड़ के अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कला विषय पे, जिसमें मिर्ज़ापुर बांदा यह उत्तर प्रदेश में है, सिंघनपुर पहले जो है मध्य प्रदेश में था, इस समय छत्तीसगढ़ में है, पंचमढ़ी होशंगाबाद भीमबेटका यह एमपी में गुफा है, चक्रधरपुर बेलारी रायचूर ये तो बिहार में है, और इत्यादि सारी गुफाओं को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो मित्रों ये रहा आपका प्रागैतिहासिक काल। अब हम इसके बाद का जो हमारा वीडियो रहेगा वह सिंधु घाटी सभ्यता पे रहेगा, और उससे संबंधित जो है हम चीज़ पढ़ेंगे। अब एक बार हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक किसी भी एग्जाम में पूरा पाषाण काल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है,
और ये जो 4 पॉइंट हैं, सबसे जो फर्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, यहाँ से प्रश्न बनेगा और यहाँ से प्रश्न बनेगा, स्थान से, और जो विद्वान इसकी खोज किए हैं इससे प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी खोज से ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी तक पूर्व पाषाण काल से अभी तक कोई भी जो है कला के परीक्षाओं के अंतर्गत कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कुछ भी नहीं पूछा गया है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फोकस है वह किसमें है? नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत ही हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अब हम मिर्जापुर पढ़ेंगे, बांदा, सिंघनपुर, पंचमढ़ी इत्यादि गुफाओं को पढ़ेंगे। अब एक हम थोड़ा सा और आप लोगों से चर्चा करते हैं कि जो यह काल है तो प्रागैतिहासिक काल को इस तरीके से बांटा गया है। अब पहले चर्चा हम इसलिए नहीं किए चूँकि कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, लेकिन जो प्राचीन काल को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है प्रागैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। तो 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसका जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, लेकिन अब यहाँ पे यह है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्य हैं ऐतिहासिक काल में, उसको दुनिया के अब तक किसी भी विद्वानों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है, इसीलिए जो है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या उससे संबंधित जो अन्य स्थल से सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उस पे जो लिपियां हैं वो चित्रमय लिपि है, जिसको हम पिक्टोग्राफी कहते हैं, उसको भी अभी तक किसी विद्वान ने पढ़ा नहीं है, इसीलिए जो है हम लोग इसको ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जो तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और उसको पढ़ा गया है, इसीलिए जो है हम उसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम वैदिक काल में आएंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो वहाँ पे जो लिखित साक्ष्य हैं उसको पढ़ा गया है और जिसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं। मित्रों, अब जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा वह सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगा, जो हम दूसरे वीडियो में के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।